तो हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है भूल भुलैया 3 और ये भूल भुलैया 3 मूवी इंडिया में कल रिलीज हुई है यानी कि 1 नवंबर को। और इस मूवी को लेकर सबसे खास बात ये है कि ये मूवी भी एक हॉरर कॉमेडी मूवी है यानी कि ठीक मुंजिया और स्त्री मूवीज की तरह ही इस मूवी के अंदर भी हॉरर के साथ साथ कॉमेडी भी है। इसके साथ ही बात करें मूवी की स्टोरी की तो मूवी की स्टोरी भी काफी बढ़िया है और इसीलिए आज की इस वीडियो के अंदर मैं इस भूल भुलैया 3 मूवी को डिटेल्स एक्सप्लेन करने जा रहा हूं और आपको इस मूवी की पूरी कहानी बताने जा रहा हूं ताकि आप सभी घर बैठे इस पूरी मूवी को एंजॉय कर सके। तो इसी बात पे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर आप सबको वीडियो पसंद आती है तो आप सभी कमेंट्स के अंदर भूल भुलैया 3 जरूर लिखें। तो फिर आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब तक भूल भुलैया की टोटल 3 मूवीज आ चुकी हैं और ये मूवीज हैं भूल भुलैया 2 और इस साल आने वाली भूल भुलैया 3। लेकिन हाँ दोस्तों, भूल भुलैया की तीनों मूवीज आपस में कनेक्टेड नहीं है, जिसका मतलब इन तीनों मूवीज की जो स्टोरी है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। और वैसे यहाँ पर आप सब ये सोच सकते हैं कि भूल भुलैया 2 और भूल भुलैया 3 दोनों में कार्तिक आर्यन है और इन दोनों ही मूवीज में उनका नाम भी सेम ही है। लेकिन हाँ दोस्तों, तभी मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं कि भूल भुलैया 2 और 3 का कोई भी लेना देना नहीं है एंड हमें भूल भुलैया पार्ट 3 के अंदर एक बिल्कुल ही अलग स्टोरी दिखाई गई है। सो इसलिए चलिए हम भी बिना देरी के इस मूवी की स्टोरी को स्टार्ट कर देते हैं। तो इस मूवी की स्टार्टिंग होती है कार्तिक आर्यन से और हमें पता लगता है कि इस मूवी के अंदर कार्तिक आर्यन का नाम होता है रूहान रंधावा और कार्तिक आर्यन यानी कि रूहान रंधावा अपनी फैमिली में अकेला होता है यानी कि उसके पेरेंट्स नहीं होते हैं। और इसीलिए हम ये देखते हैं कि पैसे कमाने के लिए रूहान दुनिया के सामने एक ढोंगी बाबा का नाटक करता है और वो अपने बाबा का नाम रखता है रूह बाबा और इसके लिए वो बाबा के गेटअप पहनता है और दूसरों के घरों से भूत भगाने का काम शुरू करता है और आत्मा और भूतों के नाम पर लोगों से पैसे ठगता है। अब रूहान के साथ उसका एक दोस्त भी होता है जिसका नाम होता है टिल्लू और जैसे कि आप सबको ट्रेलर से पता होगा कि टिल्लू और कोई नहीं बल्कि छोटे मियां हैं जो कि अपनी कमाल की एक्टिंग और कॉमेडी की वजह से पहले से काफी फेमस है। अब हम ये देखते हैं कि रूहान और टिल्लू काफी घरों में जाते हैं एंड भूत प्रेतों के नाम पर लोगों को काफी ठगते हैं और पैसे कमाते हैं और इस तरह से उन दोनों की लाइफ काफी अच्छी चल रही होती है और ये सारी चीजें करके रूहान का यानी कि रूह बाबा का नाम भी काफी फेमस हो चुका होता है। लेकिन फिर से कुछ दिन बाद हम ये देखते हैं कि रूहान को एक्टर राजेश शर्मा कॉन्टैक्ट करते हैं और वो रूहान और टिल्लू को अपने घर बुलाते हैं। जिसके बाद जैसे रूहान और टिल्लू के घर जाते हैं तब वो उन्हें बताते हैं कि असल में आज से 2 साल पहले उनकी भांजी की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और इसलिए वो चाहते हैं कि रूहान यानी कि रूह बाबा उनकी भांजी की आत्मा को बुलाएं ताकि वो अपनी भांजी से बात कर सके। अब ये बात सुनते रूहान और टिल्लू अपना ड्रामा शुरू करते हैं और रूहान राजेश शर्मा की भांजी को बुलाने लगता है जिसका नाम होता है मीरा। अब हम ये देखते हैं कि कुछ ही सेकंड्स के बाद मीरा की आत्मा वहां पर आ जाती है और हम ये जानते हैं कि मीरा और कोई नहीं बल्कि तृप्ति डिमरी है। लेकिन यहाँ पर मीरा को देखकर रूहान काफी ज्यादा डर जाता है और वो डर के मारे चिल्लाने लगता है और फिर इसी टाइम पर हम ये देखते हैं कि राजेश शर्मा रूहान की रिकॉर्डिंग कर लेते हैं एंड देन उसके बाद मीरा इस बात को डिस्क्लोज करती है कि वो कोई आत्मा नहीं है बल्कि वो एक इंसान है जो कि अभी भी जिंदा है और असल में ये सब उसने और उसके मामा ने मिलकर किया था ताकि वो रूहान का यानी कि रूह बाबा का झूठ सामने ला सके। अब ये सब सुनने के बाद रूहान उनसे कहता है कि आखिरकार वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। जो सुनकर मीरा रूहान से कहती है कि असल में वो रूहान से अपना काम करवाना चाहती है और अगर रूहान ने मीरा के कहने पर उसका वो काम कर दिया तो वो रूहान को पूरे 1 करोड़ रुपए देगी और अगर रूहान ने उसका काम करने से मना किया तो वो उसके बनाए हुए इस वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल देगी जिसके बाद शहर के सारे लोगों को पता लग जाएगा कि रूह बाबा एक ढोंगी है जो कि सबको ठगता है और अगर ऐसा हुआ तो रूहान का धंधा पानी बंद हो जाएगा। अब ये सब जानने के बाद ही रूहान के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है और इसलिए वो सोचता है कि उसे मीरा का साथ देना चाहिए और उसकी बात माननी चाहिए क्योंकि वैसे भी मीरा की बात मानकर उसे 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। अब इसके लिए रूहान राजी हो जाता है जिसके बाद मीरा और उसके मामा रूहान को लेकर अपने गांव जाते हैं। मीरा के गांव आने पर हमें पता लगता है कि असल में मीरा जिस गांव से बिलोंग करती है उस गांव का नाम है रक्तघाट और ये रक्तघाट बेसिकली एक किंगडम है जहां पर आज भी राजाओं का शासन है। लेकिन यहाँ पर हमें देखते हैं कि जब मीरा और उसके मामा रूहान को लेकर आते हैं तो सारा गांव मिलकर रूहान को घूरने लगता है और सभी लोग आपस में कहने लगते हैं कि ये वही है, ये वही है। ये सारी चीजें रूहान को काफी अजीब लगती है बट वो इस बात को इग्नोर करता है और वो मीरा के साथ उसके घर जाता है। मीरा जब रूहान को घर लेकर आती है तब रूहान ये देखता है कि मीरा इसी राज्य के महल में रहती है और इसलिए रूहान को जानकर काफी खुशी होती है। यहाँ पर मीरा रूहान को बताती है कि वो असल में इस किंगडम की राजकुमारी है और उसके जो फादर है वो यहाँ के राजा है यानी कि वो और उसकी फैमिली इस किंगडम को रूल करते हैं और ये राजमहल भी उनकी फैमिली का ही है। लेकिन मीरा उसे बताती है कि वो असल में राजमहल में नहीं रहते हैं बल्कि राजमहल पूरा खाली पड़ा है और वो उसकी पूरी फैमिली राजमहल के सामने वाले तबेले में रहते हैं। अब जब रूहान तबेले के अंदर आता है तब वो मीरा की फैमिली से मिलता है और हमें पता लगता है कि उसकी फैमिली के अंदर मीरा के फादर यानी कि राजा साहब होते हैं जो कि एक्चुअल में एक्टर विजय राज है। साथ ही मीरा का छोटा भाई होता है और मीरा की मामी भी होती है और रूहान यहाँ पर ये देखता है कि एक रॉयल फैमिली होने के बाद भी मीरा और उसकी फैमिली बहुत बुरी हालत में रहते हैं और इसलिए रूहान यहाँ पर मीरा से बोलता है कि तुम्हारे पास तो खाने तक के पैसे नहीं है तो आखिरकार तुम यहाँ पर मुझे किस काम के लिए लेकर आई हो और उससे बड़ी बात तुम आखिरकार मुझे 1 करोड़ रुपए कैसे दोगी। ये सब सुनने के बाद मीरा उसे कहती है कि वो और उसकी पूरी फैमिली इस सामने वाले राजमहल के मालिक है और वो इस राजमहल को बेचना चाहती है। इसलिए जैसे राजमहल बिकता है वैसे वो उन्हीं पैसों में से रूहान को भी 1 करोड़ देगी। लेकिन आगे मीरा ही बताती है कि राजमहल को बेचना आसान नहीं है और सिर्फ रूहान ही ऐसा आदमी है जिसके की एक काम को करने के बाद ही राजमहल बिक पाएगा। अब इसके बाद मीरा रूहान को अपने राजपुरोहित से मिलाती है जो राजपुरोहित बेसिकली किंगडम्स के मेन पंडित होते हैं। यहाँ पर इस किंगडम का राजपुरोहित जैसे रूहान को देखता है वैसे वो भी रूहान को देखकर कहने लगता है कि आप आ गए, आखिरकार आप आ गए। बट ये सुनकर भी रूहान चौंक जाता है और वो राजपुरोहित से कहता है कि आखिरकार आप किस बारे में बात कर रहे हैं। अब ये बात सुनकर राजपुरोहित मीरा और रूहान को राजमहल के अंदर लेकर आता है और अंदर आकर वो रूहान को एक पेंटिंग दिखाता है। लेकिन इस पेंटिंग के अंदर रूहान ये देखता है कि वो पेंटिंग असलियत में उसी की होती है और इसीलिए रूहान बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और वो राजपुरोहित से पूछता है कि आखिरकार ये सब क्या चल रहा है। अब ये सुनकर राजपुरोहित रूहान को स्टोरी बताता है। वो रूहान को बताता है कि आज से 200 साल पहले ये पूरा राज्य काफी ज्यादा सुखी और खुशहाल था और इस राज्य पर उस समय के राजा का शासन था। उस राजा की एक बेटी भी थी जिसका नाम था मंजुलिका और राजा की वो बेटी यानी कि मंजुलिका हर एक चीज में बहुत अच्छी थी। जैसे कि वो पढ़ाई में बहुत विद्वान थी, वो बहुत बुद्धिमान थी, उसे हर तरह के हथियार चलाने आते थे और यहाँ तक कि उसे राज्य के ऊपर शासन करना भी आता था। और इसलिए जब मंजुलिका से 10-12 साल की थी तब से उसे ऐसा लगने लगा कि आगे चलकर वही इस राज्य को संभालेगी। लेकिन उसके बाद राजा ने एक दासी से एक पुत्र पैदा किया और जैसे राजा का पुत्र पैदा हुआ वैसे ही राजा उनसे बहुत प्यार करने लगे। पर ये देखकर मंजुलिका को बहुत गुस्सा आया और इसीलिए वो अपने छोटे भाई से जलने लगी क्योंकि राजा यानी कि उसके पिता सारा प्रेम अपने बेटे को करते थे और उसे राज्य का हिस्सेदार भी मानते थे। लेकिन तब भी मंजुलिका को थोड़ी सी संतुष्टि थी क्योंकि वो ऐसा सोचती थी कि उसका जो भाई है यानी कि राजा का बेटा वो असलियत में दासी का भी बेटा है और शायद इसीलिए उसके पिता उसके भाई को कभी भी राजा नहीं बनाएंगे जिस वजह से ये राज्य मंजुलिका का होगा। लेकिन जब मंजुलिका और उसका भाई जवान हो गए तब राजा ने अपना उत्तराधिकारी अपने बेटे को बनाया और उन्होंने अपने बेटे को ही नया राजा घोषित कर दिया। अब ये देखकर मंजुलिका के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा और इसलिए मंजुलिका उसी रात को अपने भाई के कमरे में गई और उसने एक चाकू से अपने भाई की हत्या कर दी जिस वजह
वजह से राजा का बेटा मारा गया। लेकिन राजा को जैसे ही पता लगा कि मंजुलिका ने उनके बेटे को मार दिया है, तब ये जानकर राजा को भी बहुत गुस्सा आया और इसीलिए राजा ने मंजुलिका को मृत्युदंड दिया। एंड इसीलिए राज्य की सेना ने मंजुलिका को पकड़कर उसे राजमहल के अंदर ही जलाकर मार दिया। लेकिन मरने के बाद मंजुलिका काफी पावरफुल आत्मा बन गई। एंड इसीलिए आत्मा बनने के बाद मंजुलिका ने अपने पिता को यानी कि राज्य के राजा को मार दिया। लेकिन ये देखकर उस समय के जो राजपुरोहित थे उन सभी ने मंजुलिका की आत्मा को रोकने का विचार किया ताकि वो और किसी को नुकसान न पहुंचा सके। एंड फिर इसके लिए एक बहुत ही बड़ा यज्ञ किया गया और उस यज्ञ से एक पावरफुल तेल को तैयार किया गया, एक ऐसा तेल जिससे कि मंजुलिका की आत्मा को कमजोर किया जा सके। और फिर उसी तेल की मदद से मंजुलिका की आत्मा को एक कमरे के अंदर कैद कर दिया गया और सिद्धियों का इस्तेमाल करके उस कमरे को लॉक कर दिया गया ताकि मंजुलिका की आत्मा अपने आप कमरे से कभी बाहर ना सके। और अब मंजुलिका की वही आत्मा इस राजमहल के कमरे के अंदर कैद है, वो भी पूरे 200 सालों से। लेकिन कमरे में कैद होने के बाद भी उसने राजमहल में किसी को सही से रहने नहीं दिया। और अब क्योंकि राजमहल में रहने वाले लोगों को जान का खतरा महसूस हुआ, इसीलिए नए राजा उनकी फैमिलीज ने तबेले में रहना शुरू कर दिया और इसीलिए तब से राजमहल खाली पड़ा हुआ है। अब ये पूरी स्टोरी बताने के बाद जो राजपुरोहित होता है वो रूहान से कहता है कि असल में उसके जो पूर्वज थे यानी कि उस समय के राजपुरोहित, उन्होंने उस समय पर एक भविष्यवाणी की थी और उन्होंने भविष्यवाणी में ये कहा था कि इस राजमहल के अंदर जो आत्मा कैद है उसे मुक्ति दिलाने के लिए इसी राजमहल से कोई फिर से जन्म लेगा और जब वो पुनर्जन्म लेकर आएगा तभी वो आत्मा को मुक्त करके इस पूरे राज्य में शांति लाएगा। और उसका यानी कि राजपुरोहित का ये मानना है कि रूहान उसी समय के राजकुमार का पुनर्जन्म है जो कि मंजुलिका की आत्मा को मुक्त करेगा। लेकिन इसी के आगे राजपुरोहित उससे कहता है कि ये काम डायरेक्ट नहीं हो सकता है क्योंकि ऐसा करने के लिए एक विधि को करना जरूरी है और वो विधि सिर्फ दुर्गाष्टमी पर होती है और दुर्गाष्टमी आने वाले कुछ दिनों बाद है। इसलिए दुर्गाष्टमी वाले दिन वो लोग यज्ञ करेंगे जिसमें यज्ञ पूरा होने के बाद ही जो रूहान है वो राजमहल के उस द्वार को खोलकर मंजुलिका की आत्मा को मुक्त करेगा। अब ये सब बोलने के बाद ही राजपुरोहित वहां से चला जाता है। अब राजपुरोहित जैसे वहां से जाता है वैसे रूहान मीरा से कहता है कि उसे राजपुरोहित की बातें सुनकर बहुत ज्यादा डर लग रहा है और वो यहाँ पर किसी भी आत्मा से लड़ने वाला नहीं है। पर ये सुनकर मीरा रूहान से कहती है कि असल में उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो जानती है कि आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती है और इसलिए उसका बस चले तो वो उस कमरे को अभी खोल दे। लेकिन वो ऐसा इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि उसके घरवालों ने कसम दिया है कि वो उस दरवाजे को कभी नहीं खोलेगी और इसके लिए मीरा रूहान से कहती है कि अब तक जो भी हुआ है सब मेरे प्लान के हिसाब से हुआ है और इसलिए कुछ ही दिन में जैसी दुर्गाष्टमी आएगी वैसे उसी दिन तुम सिंपली जाकर उस द्वार को खोल देना, जिसके बाद ही सारे गांव के मन से वहम उतर जाएगा कि यहाँ से आत्मा जा चुकी है और फिर उसके बाद ही मैं इस महल को आराम से भेज दूंगी। और हम यहाँ पर ये देखते हैं कि रूहान भी मीरा की बात मान लेता है। अब मीरा के कहने पर उसकी पूरी फैमिली फिर से राजमहल में शिफ्ट हो जाती है क्योंकि सबको भरोसा होता है कि जो रूहान है वो सबको आत्मा से बचा कर रखेगा। इसके साथ ही मीरा की फैमिली को लोन भी मिलने लगता है एंड इसलिए वो लोगों से उधार पैसे लेकर आते हैं और इसीलिए उनकी लाइफ भी पहले से काफी अच्छी हो जाती है। अब इन सबके बाद हम ये देखते हैं कि पूरा गांव रूहान से काफी खुश होता है और पूरा गांव मिलकर रूहान को राजकुमार